नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पेनिसिलियम पढ़ेंगे। पेनिसिलियम के अंदर लैंगिक जनन। कल की क्लास में हम लोगों ने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पेनिसिलिन पढ़ा था और हमने देखा था कि पेनिसिलिन के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है वह कोनिडिया के द्वारा होता हुआ हमको जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पर पेनिसिलियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर स्पीशीज के अंदर देखा नहीं गया है, परंतु हमारे पास में एक स्पीशीज है जिसका नाम है पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम, जिसके के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा गया है। आज की क्लास के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम पढ़ेंगे। और क्योंकि ये एस्कोमाइकोटीना का मेंबर है, इसीलिए इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं, पुंधानी कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग एस्कोगोनियम कहते हैं। हमारे पास में एक और स्पीशीज है पेनिसिलियम की, जिसका कि नाम है पेनिसिलियम ब्रिफेल्डिनम। इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हाईली एडवांस्ड होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सोमैटोगैमी या कायिक युग्मन। दो स्पीशीज में हमको देखने को मिलता है, परंतु आज की क्लास के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, हम पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम के बारे में पढ़ेंगे। और पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम के अंदर जो लैंगिक जनन का टाइप होता है उसको हम लोग oogamous टाइप कहते हैं। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया कहलाता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग एस्कोगोनिया कहते हैं। सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एस्कोगोनियम पढ़ेंगे। एस्कोगोनियम जो होता है ये हाइफी की किसी भी कोशिका से एक इरेक्ट यूनिसेलुलर ब्रांच के रूप में हमको दिखाई देता है। कवक तंतु की किसी भी कोशिका से एक उद्रग एक कोशिकीय शाखा स्त्री शाखा के रूप में विकसित होती है। जो युवा एस्कोगोनिया होता है या जो यंग एस्कोगोनियम होता है वो बेसिकली यूनिन्यूक्लिएट होता है या एक केंद्रकीय होता है, परंतु इनके अंदर समसूत्री विभाजन होने के बाद में 32 to 64 डॉटर न्यूक्लियाइज हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर केंद्रक की संख्या बढ़ जाती है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, परंतु कोशिका एक ही रहती है, तो ये यूनिसेलुलर है। अगर हम एक मैच्योर एस्कोगोनिया की बात करते हैं, एक मैच्योर एस्कोगोनिया मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हमको इसके अंदर देखने को मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे पास में है जिसको कि हम कहते हैं एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम जो होता है वो उसी ब्रांच के पास से या उसी ब्रांच से जहाँ से एस्कोगोनियम बनना शुरू होता है, उसके बाद में एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन शुरू होता है। और एंथ्रीडियम एक सिलेंडर पतला स्ट्रक्चर है, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर, जो एस्कोगोनिया की चारों तरफ कॉइल होता हुआ या लिपटता हुआ हमको जो है वो दिखाई देता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो जहां पर द टिप ऑफ द एंथ्रीडियल ब्रांच एस्कोगोनिया की वॉल को टच करती है, वहां पर दोनों के बीच की वॉल जो होती है वो विलीन हो जाती है, वो गायब हो जाती है। परंतु जो ध्यान हमको यहाँ पर रखना है कि एंथ्रीडिया का केंद्रक कभी भी एस्कोगोनिया के अंदर प्रवेश नहीं करता है। एंथ्रीडिया का केंद्रक एंथ्रीडियम में ही अपहासित या डीजनरेट हो जाता है और एंथ्रीडियम से सिर्फ जो साइटोप्लाज्म होता है, एंथ्रीडियल साइटोप्लाज्म या एंथ्रीडिया का कोशिका द्रव्य ही सिर्फ एस्कोगोनिया के अंदर प्रवेश करता हुआ हमको जो है वो दिखाई देता है। जैसे ही एस्कोगोनिया के अंदर एंथ्रीडिया का साइटोप्लाज्म प्रवेश करता है, एस्कोगोनिया के अंदर सेगमेंटेशन हो जाता है या एस्कोगोनियम के अंदर पटों का निर्माण हो जाता है। और अब हमको एस्कोगोनियम जो होता है उसमें बहुत सारी सेल्स या हमको खूब सारी कोशिकाएं लगी हुई दिखाई देती हैं। और हर कोशिका के अंदर हमारे पास में दो केंद्रक होते हैं या बाय न्यूक्लिएट स्थिति हमको बनती हुई दिखाई देती है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर इस चित्र के अंदर देख रहे हैं, जो चित्र ए है वो हमको फीमेल ब्रांच दिखाता है। ये फीमेल ब्रांच जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, परंतु यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फीमेल ब्रांच जो होती है, इस फीमेल ब्रांच के अंदर हम लोग जो है वो यूनी न्यूक्लियर कंडीशन देख रहे हैं। इस बी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एस्कोगोनियम का ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है और बहुत सारे केंद्रक हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सी स्टेज के अंदर
जब एस्कोगोनियम पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है, उसमें 32 to 64 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। उस टाइम पर उसी हाइफी से एक हमको मेल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देता है, मेल ब्रांच दिखाई देती है। ये मेल ब्रांच जो होती है पतली स्लेंडर यूनी सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो अपने आप को एस्कोगोनियम के चारों तरफ जो है वो कॉइल कर लेता है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम देखते हैं ये एक मैच्योर एस्कोगोनियम है और एंथ्रीडियम ने इसको पूर्ण रूप से जो है वो इसको कॉइल कर लेता है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर हमको बनता हुआ दिखाई देता है, नेक्स्ट स्टेज के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कंप्लीट एस्कोगोनिया है उसके अंदर पट का निर्माण होता हुआ हमको दिखाई देता है। और यहाँ पर हमको जो है ये अब हमको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तित हो जाता है या बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर एस्कोगोनिया का हमको दिखाई देता है। निषेचन के समय पे ये एंथ्रीडियम का जो केंद्रक होता है ये डीजनरेट हो जाता है। सिर्फ साइटोप्लाज्म इसमें एंटर करता है और साइटोप्लाज्म के एंटर करने से ही जैसा कि हम देख रहे हैं हर एस्कोगोनिया कोशिका के अंदर हमको 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हमको देखने को मिलती है। अब इसके अंदर जो पेन अल्टीमेट सेल होती है, पेन अल्टीमेट सेल का मतलब हमारे पास में है जो सबसे शीर्ष की कोशिका होती है, उसके केंद्रक जो होते हैं उनके अंदर कैरियोगैमी होता है या वो एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करती हैं। बाकी की सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो एस्कोजेनस हाइफी बनाने का कार्य करती हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एस्कोगोनियम की पेन अल्टीमेट सेल या शीर्ष की कोशिका जो होती है उसके अंदर ही हमको जो है वो दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता हुआ दिखाई देता है टर्मिनल कोशिका के अंदर। बाकी सारी कोशिकाओं के केंद्रक जो होते हैं वो एस्कोजेनस हाइफी का निर्माण करते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर जो एस्कस मदर सेल थी, इस एस्कस मदर सेल के अंदर कैरियोगैमी होता है, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है और उसके बाद में मियोसिस होने के बाद में हमारे पास में 4 स्पोर्स बनते हैं। और क्योंकि ये स्पोर्स एस्कोमाइकोटीना के अंदर बन रहे हैं इसलिए हम इनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये चारों एस्कोस्पोर्स में से हर एस्कोस्पोर एक माइटोटिक डिवीजन करता है और कुल मिलाकर जब हमारे पास में सेल डिवीजन समाप्त होता है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमको जो है वो कुल मिलाकर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हुए दिखाई देते हैं। ये 8 एस्कोस्पोर्स में से जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है 4 पॉजिटिव स्ट्रेन के होते हैं और 4 नेगेटिव स्ट्रेन के होते हैं। तो 4 पॉजिटिव स्ट्रेन 4 पॉजिटिव प्रभेद के हैं और 4 जो होते हैं वो नेगेटिव स्ट्रेन के होते हैं। और बाकी सारी की सारी एस्कोजेनस बायोन्यूक्लिएट कोशिकाएं जो हैं वो एस्कोजेनस हाइफी का निर्माण करती हैं। ये हाइफी एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको पेरिडियम कहते हैं और उसके बाद में ये इसके फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करती है। उस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्लस्टोथीशियम कहते हैं। जैसा कि इस चित्र के अंदर हम लोग देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास में बना है ये हमारे पास में क्लस्टोथीशियम है और इस क्लस्टोथीशियम के अंदर एस्कस के अंदर हमको 8 एस्कोस्पोर्स दिखाई देते हैं। अगर आपको ध्यान है और अगर आप लोगों ने लेक्चर सुने हैं तो क्लस्टोथीशियम हम उस फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं या उस फलनकाय को कहते हैं जो कभी अपने आप नहीं खुलता। जब होस्ट ये क्लस्टोथीशियम का निर्माण जो होता है वो परपोषी के उत्तक में होता है और जब परपोषी का उत्तक सड़ जाता है, गल जाता है, तब ये क्लस्टोथीशियम जमीन के अंदर गिर जाता है और किसी भी दबाव के कारण, कोई पत्थर का दबाव हो, लकड़ी का दबाव हो, कोई जानवर के पांव का दबाव हो, कोई ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये क्लस्टोथीशियम टूटता है और फिर ये जो एस्कोस्पोर्स हमने आप दिखाए हैं ये एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट होकर नया माइसेलियम बनाते हैं। तो जब हम पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो चीज हमको इम्पोर्टेंट याद में रखनी होगी कि पेनिसिलियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ हमको पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम के अंदर ही देखने को मिलता है। बाकी हमको कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस पेनिसिलियम के अंदर हमारे पास में नोटेड नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमको इसके अंदर याद रखनी है कि यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्लस्टोथीशियम कहते हैं और क्लस्टोथीशियम का मतलब होता है वह फ्रूटिंग बॉडी जो कभी अपने आप नहीं खुलती है। ये सारे प्रश्न आपके 1 नंबर प्रश्न में पूछे जाते हैं जो आपके एनुअल पेपर के अंदर आता है।
लास्ट स्लाइड जो हमारे पास में है या लास्ट चित्र हमारे पास में है, ये लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम को दर्शा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब हम लाइफ साइकिल बनाते हैं तो ऊपर की साइड पर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे की साइड पर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्रामेटिक स्केच बनाते हैं। सो ऊपर अगर हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, सो पेनिसिलियम के अंदर कोनिडियोफोर्स का निर्माण होता है। ये कोनिडियोफोर्स जो है वो कोनिडिया बनाते हैं और ये कोनिडिया जर्मिनेट होकर वापस से नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। जब इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं तो दो इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, एक होता है एंथ्रीडियम और दूसरा होता है एस्कोगोनियम। दोनों के अंदर एक पॉजिटिव न्यूक्लियाई होता है, एस्कोगोनियम के अंदर नेगेटिव न्यूक्लियाई होता है। अब इस चित्र के अंदर यहाँ पर लिखा है पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियाई, जो कि गलत है। मैंने आपको कहा है कि पेनिसिलियम के अंदर कभी भी न्यूक्लियस का पेयरिंग नहीं होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म का मिक्सचर होता है। इसलिए यहाँ पर आपको पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियाई की जगह हमको लिखना है साइटोप्लाज्म का मिक्सचर होता हुआ हमको जो है वो इसमें दिखाई देता है। यहाँ पर जो एस्कोगोनियम होता है, इस एस्कोगोनियम के अंदर जो पेन अल्टीमेट सेल होती है, जो शीर्षस्थ कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर कैरियोगेमी होती है, उसको हम लोग एस्कस मदर सेल भी कहते हैं और या हम उसको यंग एस्कस काप भी कहते हैं। और इसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इन एस्कोस्पोर्स की संख्या जो होती है वो 8 एस्कोस्पोर्स हमको इसके अंदर बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसा मैंने आपको कहा है कि 4 जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और 4 जो होते हैं वो हमारे पास में नेगेटिव एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद में नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियाई जो दिखाया गया है ये यहाँ पर गलत है। यहाँ आपको लिखना है साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का फ्यूजन होता हुआ हमको इसके अंदर दिखाई देता है। सो इस तरीके से हम लोग जो है वो पेनिसिलियम के लाइफ साइकिल को हम पढ़ते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम पढ़ा और एक और इम्पोर्टेंट जीनस आपका समाप्त होता है और उस जीनस का नाम है पेनिसिलियम।